हेलो स्टूडेंट्स, तो देखिए हमारे पास 3 क्वेश्चंस हैं। चलिए एक एक करके क्वेश्चंस को सॉल्व करना चालू करते हैं। फर्स्ट क्वेश्चन, अ रेजिस्टर एंड कैपेसिटर आर कनेक्टेड इन सीरीज टू एन एसी सोर्स V इज इक्वल टू Vm sin ओमेगा t। डिराइव एन एक्सप्रेशन फॉर द इम्पीडेंस ऑफ द सर्किट। तो देखिए सबसे पहले तो मैं एक सर्किट डायग्राम बना लेता हूँ। ये है V जिसकी वैल्यू है Vm sin ओमेगा t। इस सोर्स के साथ एक रेजिस्टर और एक कैपेसिटर जुड़ा हुआ है, तो रेजिस्टर और कैपेसिटर मैं जोड़ देता हूँ यहाँ पे। ये हमारा सर्किट कंप्लीट हो गया। ये रेजिस्टर है और ये कैपेसिटर। तो देखिए रेजिस्टर के क्रॉस वोल्टेज होगा VR और कैपेसिटर के क्रॉस वोल्टेज होगा VC। अब देखिए मैं रेजिस्टेंस और कैपेसिटर के लिए पहले फेजर डायग्राम बनाता हूँ। तो देखिए फेजर डायग्राम बनाने के लिए हम 2 एक्सिस ले लेते हैं। अब एक एक्सिस पे रेजिस्टेंस का वोल्टेज रखते हैं और एक एक्सिस पे कैपेसिटर का वोल्टेज। तो देखिए इस एक्सिस पे मैं ले लेता हूँ रेजिस्टेंस का वोल्टेज, इसको मैं ले लेता हूँ VR, और इस एक्सिस में मैं ले लेता हूँ VC यानी कैपेसिटर का वोल्टेज। देखिए मैंने इसे 90 डिग्री पे ही क्यों रखा। देखिए इस सर्किट में एक करंट I फ्लो हो रहा होगा। अब देखिए जब भी AC वोल्टेज को रेजिस्टेंस पे अप्लाई करते हैं तो करंट और रेजिस्टेंस दोनों के बीच का जो फेज डिफरेंस रहता है वो 0 डिग्री का रहता है। अगर मैं एकदम आपको आसान से शब्दों में समझाऊं तो रेजिस्टेंस के वोल्टेज और करंट इन दोनों में कोई फेज डिफरेंस नहीं रहता है, इन्हें ये दोनों एक ही लाइन पे आते हैं। पर कैपेसिटर के लिए ऐसा नहीं है। कैपेसिटर में क्या होता है, 90 डिग्री लीडिंग रहता है कैपेसिटर का वोल्टेज। तो 90 डिग्री लीडिंग रहता है, इसीलिए रेजिस्टेंस के वोल्टेज और कैपेसिटर के वोल्टेज में 90 डिग्री का अंतर आता है। देखिए ये खुद अपने आप में एक बहुत बड़ा टॉपिक है और इसको समझने के लिए हमें अल्टरनेटिंग करंट चैप्टर के सभी टॉपिक्स को, जिसमें अल्टरनेटिंग करंट के साथ रेजिस्टर लगा हो और कैपेसिटर लगा हो और इंडक्टर लगा हो, इन सब को पढ़ना पड़ेगा। पर अभी के लिए आप ध्यान रख लीजिए कि रेजिस्टेंस और कैपेसिटेंस के वोल्टेज में 90 डिग्री का अंतर होता ही है। इवन इंडक्टर रहता तो भी 90 डिग्री का अंतर आता रेजिस्टेंस और इंडक्टर में, पर वो लैगिंग सर्किट होता। ये टॉपिक मैं किसी और वीडियो में कवर कर लूँगा। फिलहाल अभी हम हमारे क्वेश्चन की तरफ आगे बढ़ते हैं। तो अब देखिए मुझे इम्पीडेंस कैलकुलेट करना है। इम्पीडेंस कैलकुलेट करने के लिए मुझे रिजल्टेंट वोल्टेज की वैल्यू निकालनी होगी। रिजल्टेंट वोल्टेज यानी कि जो VR और VC दोनों को मिला के जो वोल्टेज आ रहा है, यानी मैं इसको अगर डायग्राम के हिसाब से अगर मैं इसको डायग्राम में शो करूँ, ये होगा VM यानी कि VR और VC का रिजल्टेंट वोल्टेज। अब देखिए मैक्सिमम वोल्टेज निकालने के लिए हम सिंपली पाइथागोरस थ्योरम यूज़ कर लेते हैं। देखिए ये ब्रांच हो गई VR, ये ब्रांच हो गई VC और ये हो गया VM। तो अगर हम पाइथागोरस थ्योरम लगाते हैं तो VM का स्क्वायर इज इक्वल टू आ जाएगा VC का स्क्वायर प्लस VR का स्क्वायर, और स्क्वायर शिफ्ट होके अंडर रूट लग जाएगा। तो इस सिंपल सा पाइथागोरस थ्योरम से VM की वैल्यू आ गई VC स्क्वायर प्लस VR स्क्वायर, और यहाँ पर I को भी मैं IM ले लेता हूँ क्योंकि ये मैक्सिमम करंट है। तो अब देखिए कैपेसिटर का वोल्टेज क्या होता है, ओम्स लॉ से IR, I की जगह IM XC। वैसे ही VR के लिए ओम्स लॉ लगाएंगे तो IMR। तो देखिए इन वैल्यूज़ को मैं पुट कर देता हूँ, तो VM आ जाएगा अंडर रूट IMXC का स्क्वायर प्लस IMR का स्क्वायर अंडर रूट, देखिए IM स्क्वायर XC स्क्वायर प्लस IM स्क्वायर R स्क्वायर। IM स्क्वायर कॉमन निकाल लेता हूँ दोनों साइड से, तो अंदर बचेगा XC स्क्वायर प्लस R स्क्वायर। अब देखिए IM स्क्वायर ये अंडर रूट से बाहर निकल सकता है, तो इसकी वैल्यू आ जाएगी IM अंडर रूट XC स्क्वायर प्लस R का स्क्वायर। अब देखिए IM को मैं शिफ्ट करके इधर डिनोमिनेटर में भेज देता हूँ। अंडर रूट XC का स्क्वायर प्लस R का स्क्वायर। अब देखिए V बाय I अगर फिर से ओम्स लॉ लगाएं, VM इज इक्वल टू हो जाएगा IMZ, तो VM अपॉन IM क्या हो जाएगा Z। तो ओम्स लॉ से मैं VM बाय IM को लिख सकता हूँ Z, तो जाएगा Z इक्वल टू अंडर रूट XC का स्क्वायर प्लस R का स्क्वायर। देखिए यही हमें प्रूफ करना था। अगर आप इसको थोड़ा सा और एक्सटेंड करना चाहते हैं तो XC की वैल्यू भी पुट कर सकते हैं। इसके लिए आपको XC का फॉर्मूला याद रहना चाहिए, जो कि होता है 1 अपॉन ओमेगा C का स्क्वायर प्लस R का स्क्वायर। तो यहाँ से Z की वैल्यू आ जाएगी अंडर रूट
1/ओमेगा² c² प्लस r²। देखिए दोनों आंसर सही है, दोनों में से जो भी आंसर लिखेंगे आपको पूरे मार्क्स मिलेंगे। तो चलिए अब हम नेक्स्ट क्वेश्चन सॉल्व करते हैं। तो देखिए अगला क्वेश्चन है, व्हेन डज एन इंडक्टर एक्ट्स एज अ कंडक्टर इन अ सर्किट, गिव रीजन फॉर इट। तो देखिए इंडक्टर एक कंडक्टर की तरह कब बिहेव करता है किसी सर्किट में, और उसका रीजन भी दीजिए ताकि वो करंट के चेंज को रेजिस्ट कर सके। देखिए इंडक्टर में क्या होता है कि जैसे ही हम करंट देते हैं, चेंजिंग करंट के लिए इंडक्टर में एक मैग्नेटिक फील्ड क्रिएट होने लग जाती है जो उस करंट के चेंज को अपोज करती है। तो इंडक्टर करंट को रेजिस्ट करे उसके लिए ये ज़रूरी है कि करंट जो है वो चेंज होता रहे, यानी चेंज होता रहे इसका मतलब कि वो करंट अल्टरनेटिंग करंट रहे। तो जब अल्टरनेटिंग करंट रहेगा तब तो इंडक्टर जो है वो करंट को रेजिस्ट करेगा। बट जब हम डीसी सप्लाई दें सर्किट में या डीसी करंट फ्लो हो सर्किट में, तब जो है वो इंडक्टर जो है वो कंडक्टर की तरह बिहेव करेगा, क्योंकि डीसी में करंट चेंज होता ही नहीं है, करंट चेंज होगा ही नहीं, तो इंडक्टर जो है सिंपली अपने में से करंट को फ्लो होने देगा और इंडक्टर की तरह बिहेव करेगा। तो देखिए मैं इसको प्रॉपर आंसर के फॉर्म में लिख लेता हूँ। तो देखिए एन इंडक्टर इज यूज्ड टू रेजिस्ट द करंट फ्लोइंग थ्रू द सर्किट फॉर एसी इनपुट एज एसी करंट चेंजेस डायरेक्शन कंटिन्यूसली। तो इंडक्टर जो है वो एसी सर्किट में करंट के फ्लो को रेजिस्ट करने के लिए यूज़ किया जाता है, क्योंकि एसी सर्किट जो है वो क्योंकि एसी करंट जो है वो अपना डायरेक्शन हमेशा लगातार बदलता रहता है। लेकिन अगर इंडक्टर को डीसी में यूज़ करें, व्हेन इंडक्टर इज यूज्ड इन डीसी सर्किट देयर इज नो चेंज इन करंट, सो इट सिंपली एक्ट्स एज अ कंडक्टर। तो डीसी करंट चेंज होता ही नहीं है, इसीलिए जो इंडक्टर है वो सिंपली करंट की तरह बिहेव करता है। चलिए अब थर्ड क्वेश्चन देखते हैं। तो देखिए थर्ड क्वेश्चन में लिखा है, एन इलेक्ट्रिक लैम्प इज डिजाइंड टू ऑपरेट एट 110 वोल्ट डीसी एंड 11 एम्पियर करंट। If the lamp is operated on 220 volt 50 Hz AC source with a coil in series, then find the inductance of the coil। तो देखिए सबसे पहले तो एक लैंप 110 वोल्ट और 11 एम्पियर करंट में ऑपरेट करने के लिए डिज़ाइन किया गया है। तो सबसे पहले मैं क्या करता हूँ, लैंप का रेजिस्टेंस निकाल लेता हूँ। तो देखिए लैंप का रेजिस्टेंस कैसे निकाल लूँगा, एकदम सिंपल, ओम्स लॉ से, V इज इक्वल टू आई आर से। तो V इज इक्वल टू आई आर होता है तो R इज इक्वल टू हो जाएगा V बाय आई। तो यहाँ से रेजिस्टेंस निकल जाएगा, V की जगह 110 और I की जगह 11, तो 11 1 0, तो R निकल गया 10 ओम। अब क्या करते हैं, हम इस 10 ओम के लैंप को एक कॉइल के साथ सीरीज में कनेक्ट कर देते हैं, और सोर्स भी अब हो जाता है 220 वोल्ट 50 हर्ट्ज वाला। तो चलिए इसके लिए मैं एक सर्किट डायग्राम ड्रॉ कर लेता हूँ। तो देखिए इस बार सोर्स AC हो गया क्योंकि फ्रीक्वेंसी भी दी हुई है 220 वोल्ट और 50 हर्ट्ज। इस सोर्स के साथ मैं इस लैंप को तो कनेक्ट करता ही हूँ, देखिए जिसका रेजिस्टेंस कितना है 10 ओम का। साथ ही साथ एक कॉइल भी कनेक्ट कर देता हूँ, कॉइल का मतलब इंडक्टर, ठीक है। अब इस इंडक्टर का इंडक्टेंस निकालना है हमें, यानी L निकालना है। अब देखिए एक इंडक्टर जो रेजिस्टेंस प्रोवाइड करता है उसको हम इंडक्टिव रिएक्टेंस बोलते हैं, या फिर केवल रिएक्टेंस भी चलेगा, जिसको हम जनरली XL से डिनोट करते हैं। तो मैं यहाँ पे L की जगह XL लिख लेता हूँ, क्योंकि इसकी भी यूनिट ओम में रहती है। लेकिन ध्यान रखिए हमें L निकालना है, XL नहीं। तो देखिए सबसे पहले तो इम्पीडेंस क्या निकल जाएगा, R² प्लस XL²। अब देखिए ये कहाँ से आया, तो इसके लिए हम हमारे फर्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। देखिए यहाँ पर आप देखोगे तो Z की जगह XC का स्क्वायर और R का स्क्वायर है, क्योंकि सर्किट में देखो हमने कैपेसिटर और रेजिस्टेंस यूज़ किया था, लेकिन इस सर्किट में इंडक्टर और रेजिस्टेंस यूज़ हुआ है, इसीलिए यहाँ XC की जगह XL आ जाएगा, बाकी सेम रहेगा, कोई डिफरेंस नहीं आएगा। तो अब देखिए Z, और Z को मैं क्या लिख सकता था, VM/IM इज इक्वल टू √R का स्क्वायर प्लस XL का स्क्वायर। अब देखिए VM क्या है 220 वोल्ट, लेकिन करंट हमें ध्यान रखना है कि करंट को हमें अभी भी 11 एम्पियर ही रखना पड़ेगा, इज इक्वल टू रेजिस्टेंस कितना है लैंप का 10 का स्क्वायर प्लस XL का स्क्वायर। देखिए 11 1 और 11 2 तो ये आ गया 20 इक्वल टू 10 का स्क्वायर यानी 100 प्लस XL का स्क्वायर, अंडर रूट लेफ्ट हैंड साइड जाके स्क्वायर हो जाएगा,
तो 20 का स्क्वायर हो जाएगा 400 इज इक्वल टू 100 प्लस एक्सएल का स्क्वायर। 100 अगर मैं लेफ्ट हैंड साइड शिफ्ट कर दूँ तो माइनस में हो जाएगा और ये आ जाएगा 400 माइनस 100 यानी कि 300 इज इक्वल टू एक्सएल का स्क्वायर। अब स्क्वायर को अगर फिर इधर भेजूँ तो ये फिर से अंडर रूट बन जाएगा और अंडर रूट 300 इज इक्वल टू एक्सएल। अब देखिए एक्सएल की वैल्यू है 3 इंटू 100। अब 100 का तो अंडर रूट 10 हो जाएगा और रूट 3 का रूट 3 ही रहने देते हैं। तो देखिए एक्सएल आ रहा है 10 रूट 3। अब 10 और रूट 3 को हम लिख सकते हैं 1.74। तो 1.74 मतलब कि एक्सएल क्या आ गया यहाँ से 17.4 ओम। पर देखिए हमें एक्सएल ही निकालना है, हमें निकालना है इंडक्टेंस यानी कि एल की वैल्यू। तो हमें फॉर्मूला याद रखना है कि एक्सएल इज इक्वल टू होता है ओमेगा एल। पर अब यहाँ ओमेगा मतलब होता है एंगुलर फ्रीक्वेंसी, बट एंगुलर फ्रीक्वेंसी हमें नहीं दी हुई है, लेकिन लीनियर फ्रीक्वेंसी दी हुई है यानी कि एफ 50 हर्ट्ज। तो ओमेगा और एफ के बीच का क्या रिलेशन होता है, ओमेगा इज इक्वल टू होता है 2 पाई एफ। तो मैं ओमेगा को 2 पाई एफ से रिप्लेस कर देता हूँ और एल की जगह एल। तो देखिए एक्सएल को मैं लिख सकता हूँ 2 पाई एफ एल। तो मैं क्या करता हूँ यहाँ से एक्सएल को लिख लेता हूँ 2 पाई एफ एल इज इक्वल टू 17.4। 2 पाई की जगह 22/7, एफ 50 हर्ट्ज दिया हुआ था, एल तो हमें कैलकुलेट करना है इज इक्वल टू 17.4। तो एल क्या निकल जाएगा 17.4 इंटू 7 ऊपर चला जाएगा और बाकी सभी चीज़ें नीचे आ जाएंगी। तो 2 इंटू 22 इंटू 50। अब देखिए मैं क्या करता हूँ 17.4 का डेसिमल हटाता हूँ और नीचे एक और ज़ीरो लगा देता हूँ। तो 2 इंटू 22 इंटू 50 इंटू एक और 10 नीचे लगा दिया मैंने डेसिमल हटा के। 2 1 ज़ा 2, 2 1 ज़ा 2 और ये हो जाएगा 2 8 ज़ा 16, 2 7 ज़ा 14। तो इसको देखिए अप्रॉक्सीमेट में 8 ज़ा से काट सकता हूँ, अप्रॉक्सीमेट ले रहा हूँ मैं, फिर से आपको बता रहा हूँ, करेक्ट नहीं है ये। उसके बाद 2 4 ज़ा 8। देखिए एल में क्या क्या बच रहा है 4 इंटू 7 अपॉन 50 का मैं 5 अलग लिख लेता हूँ और 10 की जगह 100 लिख लेता हूँ। देखिए 4 7 ज़ा 28 अपॉन 5 इंटू 100। अब देखिए अगर 28 को 5 से कट करूँ तो आ रहा है 5.6 अपॉन 100 है। तो अगर 100 को ऊपर ले जाऊँगा वापस तो वो डेसिमल में चेंज हो जाएगा और इंडक्टेंस आ जाएगा 0.056 हेनरी। तो देखिए अगर मैं इसको कैलकुलेटर से निकालता पूरी वैल्यूज़ को तो ये आ जाती L इज इक्वल टू 0.055। देखिए कैलकुलेटर से 0.055 आ रहा है, थोड़ा सा अप्रॉक्सीमेशन से 0.056 आ रहा है। इसमें कोई भी गलत नहीं है, आपका आंसर सही माना जाएगा क्योंकि एक रेंज तक आंसर सही रहता है। एकदम ज़्यादा डिफरेंस नहीं आ जाना चाहिए, जैसे यहाँ पे 0.055 आ रहा है और आपका आ गया 0.5, ऐसा ये बहुत ज़्यादा अंतर हो जाएगा। तो बाकी अगर 0.055 की जगह 0.056 भी आ रहा है और तो चल जाएगा और इससे थोड़ा हमारा टाइम भी बच जाएगा। देखिए कुछ जगहों में इसका आंसर √3/10 पाई भी दिया हुआ है। तो देखिए अगर आप इसको सॉल्व करोगे √3/10 पाई तो यही आ जाएगा। तो ये आंसर भी गलत नहीं है, तो आप ऐसा मत सोचिएगा कि मेरा आंसर गलत आया है, बिल्कुल सही आंसर है। और अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगा हो और समझ में आया हो तो वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर करें। थैंक यू।